हेलो दोस्तों, मैं चंदा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद डॉक्टर चंदा में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण काल नवजागरण के बारे में। दोस्तों, नवजागरण जो है वो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रवेश द्वार माना जाता है। नवजागरण काल जो है वो एक संक्रांतिकालीन युग है। इस युग में भारत 1857 की क्रांति के बाद से ही भारत में नवजागरण की शुरुआत होती है। नवजागरण को मुख्यतः कई नामों से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे पुनरुत्थान वादी पुनरुत्थान कहते हैं, तो कोई इसे पुनर्जागरण कहता है, तो कोई इसे नवजागरण कहता है। जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में नवजागरण आता है वो मुख्यतः यूरोप के रेनेसां से प्रेरित माना जाता है। रेनेसां का अर्थ था दोबारा से जागना, फिर से जागना। इसका मतलब कि हम पहले भी जगे हुए थे, फिर सो गए, फिर अब नए तरीके से जागने का समय आ गया है। भारतीय संदर्भ में भी इसी तरह से रेनेसां से प्रभावित नवजागरण माना जाता है कि हमारा जो अतीत था उसमें हम बहुत समृद्ध थे, बहुत जगे हुए थे, हमें अब फिर से जागने का समय आ गया है। वहीं नवजागरण का अर्थ होता है नए तरीके से जागना, कि हम जगे तो पहले भी हुए थे, अब हमें नए तरीके से जागना है, नए दृष्टिकोण से जागना है। तो नवजागरण मुख्यतः दो संस्कृतियों, जो भारतीय संस्कृति थी और उस समय जब भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन कर लिया था, तो उस समय उनकी जो वैज्ञानिक प्रधान संस्कृति थी, उन दोनों की टकराहट से का परिणाम था। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो संस्कृतियों, एक वैज्ञान हमारी संस्कृति धार्मिक प्रधान, धर्म प्रधान, और दूसरी वैज्ञानिक प्रधान। तो दो संस्कृतियों के टकराहट से जो रचनात्मक ऊर्जा निकली उसको हम नवजागरण का नाम दे सकते हैं। वो एक संक्रांतिकालीन समय है, संक्रांतिकालीन काल है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये होती है कि पाश्चात्य संस्कृति हमें बहुत कुछ नया सिखाती है, बहुत कुछ नया सोचने पे मजबूर करती है, हमें एक आधुनिक दृष्टि देती है चीजों को देखने और समझने की। यद्यपि हम उपनिवेश में थे, किंतु तब भी भारतीय जो उस समय के विचारक थे, चिंतक थे, भारतेंदु थे, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद थे, इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति से बहुत कुछ सीखा और भारतीय जो साहित्य और भारतीय जनता थी उसको सिखाने का प्रयास किया। तो इन दो संस्कृतियों में जो पाश्चात्य संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वो धर्म और ईश्वर प्रधान संस्कृति थी। वही पाश्चात्य संस्कृति उस समय मशीनी क्रांति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचालित थी। वो पूरे विश्व में भौतिकवाद और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति में समानता, न्याय, बंधुत्व जैसी जो बातें थी वो हमारी संस्कृति के लिए एक नई बातें थी, नई नई चीजें थी, जिन्हें हमारी संस्कृति ने, हमारे विचारकों ने आत्मसात किया और आत्ममंथन भी किया कि हमारी संस्कृति में क्या कमियां हैं, क्यों भारत पीछे है। इसी से प्रेरित होकर बाद में भारतेंदु ने नाटकों की भी रचना की, जिसमें हमें उनका भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी नाटक जो रचे गए वो नवजागरण की प्रेरणा से ही रचे गए कि हमारी जो संस्कृति है वो कौन। और यहीं से धार्मिक सुधार आंदोलनों की भी शुरुआत होती है। जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत होती है, आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत होती है, स्वामी विवेकानंद पूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार आंदोलन बनता है। बात होती है वो ये होती है कि इस काल में मध्यकालीन बोध, मूल्य और धारणाएं बिल्कुल ध्वस्त हो जाती हैं और मनुष्य नए विचार और नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने और समझने का प्रयास करता है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि ईश्वर का जो स्थान है वो मनुष्य ले लेता है, आस्था का स्थान तर्क ले लेता है, परलोक का स्थान इहलोक ले लेता है, और
धर्म का स्थान जनता ले लेती है। ये जो मान्यताएं और जो नई धारणाएं थी, ये अपने आप में बिल्कुल नई थी और बिल्कुल बेहद खास थी, क्योंकि इससे पहले इस तरह की बातों को ना तो सोचा गया, ना तो कभी लिखा गया, ना ही पढ़ा गया। कबीर हमें आधुनिक दिखते हैं, लेकिन वो इस अर्थ में इतने आधुनिक नहीं होते हैं जितना हमें आधुनिक काल के नवजागरण में हमें आधुनिकता भारत में दिखाई देती है। यद्यपि कबीर भी अपने साहित्य में तार्किक, वैज्ञानिक और इहलोक की बातें करते हैं, इसलिए उन्हें भी आधुनिक माना जाता है। अब बात करते हैं कि नवजागरण काल में ऐसा क्या होता है कि ये धारणाएं भारत में प्रवेश करती हैं और आज मनुष्य तर्क मनुष्य ईश्वर के स्थान मनुष्य ले लेता है, आस्था का स्थान तर्क कैसे ले लेती है। तो वो कौन से 3 विचारक थे, हम उन पर बात करेंगे कि जिन्होंने नवजागरण को क्या कहते हैं, एक नई दिशा दी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले विचारक थे हमारे, वो 3 विचारक थे। पहले विचारक थे हमारे डार्विन, दूसरे विचारक थे हमारे कार्ल मार्क्स और तीसरे विचारक थे हमारे फ्रायड। सबसे पहले हम डार्विन पर बात करेंगे। डार्विन ने हमें सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उनकी किताब थी, का सिद्धांत दिया, जो कि अपने आप में एक नई स्थापना थी, जिसने मध्यकालीन जो ईश्वर था, ईश्वर के विकास, सृष्टि के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उसको बिल्कुल नए तरीके से प्रस्तुत किया और ईश्वर की जो धारणा थी उसको ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दिया। डार्विन दोस्तों एक मूलतः विचारक थे, जिन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में अपनी मूल स्थापना ये दी कि समूची सृष्टि एक विकास का परिणाम है। अमीबा से लेके मनुष्य तक जो पूरी सृष्टि विकसित हुई है, वो अपने निरंतर विकास की प्रक्रिया से विकसित हुई है, ना कि किसी ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। तो उनकी जो विचारधारा थी, जो विचार था, ये ईश्वर को नकार देता है और जो विकास की प्रक्रिया है उसके कारण सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस बात को वो स्थापित करते हैं। उन्होंने एक दूसरा सिद्धांत इसी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया, कि जो मनुष्य के जो आनुवांशिकता है, वो मनुष्य उस व्यक्ति के जैविक क्रिया है, वो उसके मनुष्य के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो हमारी वंश परंपरा में जीवित रहता है। इसी कारण प्रत्येक पीढ़ी में अपनी पिछली पीढ़ी के कुछ गुण समावेशित होते जाते हैं। इसमें किसी ईश्वर की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। यानी उन्होंने कहा कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरा उन्होंने सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का दिया। इसके इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि संसार में वही बचेगा जो समर्थ है, जो बलशाली है, यानी कि जो कमजोर है, बलशाली उसको मार देगा और वही बचेगा जो शक्तिशाली है। तो और डार्विन का ये जो सिद्धांत है, ये मध्यकालीन जो नैतिकता के बोध, नैतिकता के जो मूल्य थे, उनको ध्वस्त कर देता है। दूसरे हमारे एक महत्वपूर्ण विचारक हैं कार्ल मार्क्स। मार्क्स रूस के एक महत्वपूर्ण विचारक रहे। रूसी क्रांति, ये रूस में साम्यवाद की जो स्थापना हुई, उसमें भी कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मार्क्स की जो विचारधारा है उसे साम्यवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने 2 सिद्धांत दिए। उसमें उनकी जो स्थापना में जो महत्वपूर्ण जो शब्द था, जो बातें थी, पहला था आधार और दूसरा था अधिरचना। समाज के निर्माण और सृष्टि की जो निर्माण की प्रक्रिया है, इन दोनों का जो आधार और अधिरचना है,
इसका मुख्य संबंध उन्होंने उत्पादन क्षमता से बताया और सृष्टि के निर्माण के प्रति उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि मनुष्य और सृष्टि का जो निर्माण है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है और वर्ग संघर्ष के कारण ही समूची सृष्टि विकसित हुई है, मनुष्य विकसित हुआ है, समाज और व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं। उन्होंने जो मनुष्य के जीवन को संचालित करने के लिए की जो मुख्य शक्ति थी या जो मुख्य कारण था वो अर्थ को बताया। अर्थ मतलब पैसा। उन्होंने कहा कि पूरी जो दुनिया है और हमारे जो सामाजिक संबंध है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा हमारा जो आपसी लेन देन है, हमारी जो संबंध है, हमारे रिश्तेदार हैं या मनुष्य के जीवन में जितने भी संबंध हैं आपसी बाहरी घर के, उन सभी को एक महीन संरचना संचालित करती है और वो महीन संरचना अर्थ है। यानी कि पूरी जो मनुष्य के जो उत्पादन प्रक्रिया है, जो मनुष्य का जीवन है, उसको अर्थ संचालित करता है, ईश्वर नहीं। तो ये एकदम समाज को देखने का, दुनिया को देखने का आर्थिक दृष्टिकोण हमें ये कार्ल मार्क्स देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक तहलका ही मच जाता है कि ये कौन सा नजरिया है दुनिया को देखने का। ये नजरिया अपने आप में बिल्कुल नया था और इसीलिए ये नजरिया भारत जब नवजागरण में विचारकों के पास आता है तो उनके दिमाग को झकझोर देता है। आधार और अधिरचना के उपरांत उन्होंने कहा कि समाज में केवल दो वर्ग हैं। पहला है शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग दोस्तों वो है जो गरीबों का शोषण करके पूंजीपति बनकर पूरे जो विश्व की या पूरे देश की जो संपत्ति है कुछ चंद हाथों में जो मुट्ठी भर लोगों में सिमट कर रह गई है, वो शोषक लोग हैं। और शोषित है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग को कार्ल मार्क्स ने अपने जो शब्दावली में एक महत्वपूर्ण शब्द दिया वो था सर्वहारा। मजदूर वर्ग को कार्ल मार्क्स ने नाम दिया सर्वहारा। और कार्ल मार्क्स का पूरा जीवन और साहित्य इसी सर्वहारा वर्ग के प्रति समर्पित है, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए, उनको नया जीवन और विचार देने के लिए समर्पित है। तीसरे महत्वपूर्ण विचारक हमारे सामने हैं फ्रायड। कार्ल मार्क्स ने, डार्विन ने मनुष्य के जीवन की बाहरी संरचना को समझने का प्रयास किया, लेकिन फ्रायड ने मनुष्य के जीवन की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे। दोस्तों फ्रायड जो थे वो पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने रोगियों पर जितने प्रयोग किए उसके आधार पर उन्होंने बताया कि मानव के मन की 3 परतें होती हैं और उन 3 परतों को बताया उन्होंने, कॉन्शियस यानी कि चेतन, सब कॉन्शियस यानी कि उपचेतन, और तीसरा था महत्वपूर्ण अनकॉन्शियस यानी कि अवचेतन। अवचेतन को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया। अवचेतन जो है वो कुंठाओं से भरा हुआ है और उसमें और ये कुंठाएं जो है वो अवचेतन ही जो है वो मनुष्य के जीवन को संचालित करता है। उन्होंने बताया अवचेतन कुंठाओं से भरा हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण कुंठा है इसमें सेक्स। सेक्स मनुष्य की एक आदिम प्रवृत्ति है जिसे कोई आज तक दबा नहीं पाया, किंतु पूरे विश्व ने, पूरे दुनिया के सभी समाजों ने सेक्स पर प्रतिबंध लगाया।
इस कारण ये जो मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति थी ये अंतर्मुखी हो गई, और इस अंतर्मुखी होने के कारण ही ये प्रवृत्ति दबी नहीं, अंतर्मुखी हो गई। और इसी कारण मनुष्य के जो बाहरी स्वभाव है या बिहेवियर है और उसका जो आंतरिक स्वभाव है उसमें एक पर्दा सा आ गया। वो पर्दा इसी कारण आया क्योंकि उसकी जो एक महत्वपूर्ण कुंठा थी उसे बाहर नहीं आने दिया गया। फ्रायड का मानना है कि अनकॉन्शियस माइंड ही मनुष्य के जीवन को संचालित करता है, ना कि कोई धर्म संचालित करता है, ना ही कोई आर्थिक और सामाजिक जो विचारधारा है मनुष्य को संचालित करती है। केवल और केवल अनकॉन्शियस माइंड ही या अवचेतन मन ही व्यक्ति के जीवन को संचालित करते। नवजागरण से जो जुड़ी और भी अधिक जानकारी या और भी अधिक मुद्दे हम अगली वीडियो पर उसमें बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।